हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पे पीटी मॉक टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो हम करने वाले हैं आज बहुत ही शानदार है, यानी कि उत्कर्ष का पीटी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो उत्कर्ष आप लोग जानते हैं, तो इसका सारा क्रेडिट जो है उन्हीं को जाता है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे 1 करने वाले हैं। जो प्रश्नों का लेवल है इस लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमेशा की तरह जो आपके एग्जाम में आने हैं कौन से, वो आएंगे आपके हिस्ट्री के। ठीक है, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आने हैं, तो उनको देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए थे। ठीक है, जो विदेशी यात्री हैं वो किस क्रम में भारत आए थे, ये आपको बताना है। तो पहले का जो बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या होगा। सबसे पहले कौन आए थे, ये तो आए थे फायान, हर्षवर्धन के समय में आए थे, सबसे पहले ये आए थे। उसके बाद यहाँ पर हंसांग आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। उसके बाद आते हैं सर टॉमस रो। ठीक है, ये 3rd नंबर पे आएंगे। तो याद रखेंगे सबसे पहले कौन आए थे, फायान आए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह, दूसरा, तीसरा और पहला वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य है, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के ले रहे हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी को पता है, ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब इसकी स्थापना किसने करी थी। ठीक है, 2 नाम थे यहाँ पर, एक थे हरियर और बुक्का, 2 लोगों के द्वारा, दोनों भाई थे, दोनों लोगों के द्वारा यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो कहते हैं ना कि बाबर की जो आत्मकथा है ना, तुझके बाबरी, जिस भाषा में लिखी गई है वह कौन सी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है बाबर की आत्मकथा है जो उसका नाम बताइए, वो हो जाएगी तुझके बाबरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस भाषा में लिखी गई है, तो इसको याद रखेंगे, तुर्की भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा को लिखा था। याद रखेंगे, ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, 4 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अब नेपोलियन जो है वो बहुत ही महान व्यक्ति रहे हिस्ट्री में। अब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे समुद्रगुप्त। ठीक है, जो समुद्रगुप्त हैं इनको भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 5 में कहा गया कि जो विक्रमशिला है विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ठीक है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो पहले मगध में पढ़ता था, बेसिकली यहाँ पर जो आपका बिहार है उस समय वहाँ पे पढ़ता हुआ है। इस समय की बात कर लेते हैं, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धर्मपाल। कौन हो जाएंगे, धर्मपाल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। इन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना करी थी। याद है कि इसको संस्थापक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल के हैं, आप जानते हैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पे इतना विश्वसनीय है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 5 क्वेश्चन आपके आने हैं किस चीज़ के, वो आने हैं आपका जो है ना कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है भारतीय, ठीक है, उससे आने। तो देखेगा तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, जो नव बौद्धवाद है उसके प्रतिपादक हैं वो कौन माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नव बौद्धवाद के प्रतिपादक जो है वो माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रखूंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यह किसके द्वारा कहा गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ था, उसमें इस बात को कहा गया था, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। ठीक है, यहाँ पे बोला किसके विरुद्ध यहाँ पर होगा। तो 8 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आप सभी लोग जानते हैं कि इसको एक काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। इसी के तहत यहाँ पर जो है गांधी जी ने आंदोलन किया था। तो वही यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है जो असहयोग आंदोलन है यह कब स्थगित किया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है। तो 9 में देखिए, जो असहयोग आंदोलन है इसको स्थगित कब कर दिया गया था, ये आपको बताना है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1920 में। ठीक है, 1920 जो है ये आपका असहयोग आंदोलन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो कहते हैं किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, अब यूरोपीय समुदाय जब भारत में आने लगे थे तो उस समय यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब भारत के साथ उन्होंने व्यापारिक संबंध दिखाया
ठीक है। तो वो व्यक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आए हुए थे, सभी को पता है, 1498 की ये बात है। और उन्हीं ने धीरे धीरे क्या किया, जो मुग़ल उस समय शासन कर रहे थे तो उनसे परमिशन लेकर के उन्होंने अपनी कोठियाँ बनाई और धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि देखिए समय कम बचा है, अगर आप रिवीजन पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेंगे, हर एक चीज़ टॉपिक वाइज बताई गई है, ठीक है। तो रिवीजन मटेरियल चाहिए तो आप यहाँ पर नंबर दिख रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन जो रहेंगे आपके भूगोल के रहेंगे। भूगोल के 5 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। तो कहते हैं कि कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है वो निर्मित किया गया है, ठीक है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? श्रीशैलम बांध, ठीक है। श्रीशैलम बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर संख्या 12 में देखिए। तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, ठीक है। भारत का एक जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है वो कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं कि जो गंगा की डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जो है जीव घोषित किया गया है, ठीक है। कौन? गंगा की डॉल्फिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलान करना है। तो चलिए सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो हम इसको मैच कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका नोवा मंडी है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो यह लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। लौह अयस्क के लिए ये फेमस है नोवा मंडी। कोडरमा की बात कर लेते हैं। तो कोडरमा की खाने किससे संबंधित हैं? ये अभ्रक से संबंधित हैं। फिर कल्पक्कम की बात करी तो कल्पक्कम जो है ये आपका आणविक शक्ति से संबंधित है, और कर्णपुरा जो है वो कोयले से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको उसको मैच करना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो कहते हैं निम्नलिखित में से दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ठीक है। दक्षिण पर्वत क्षेत्र की बात करें तो एक पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है वो आपको बताना है। तो 14 का बेसिकली जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? एक यहाँ पर देखिए सेवराय की पहाड़ियाँ, और यहाँ पे जेवादी की पहाड़ियाँ, और यहाँ पे पालनी की पहाड़ियाँ। तीनों पहाड़ियाँ जो है आपके तमिलनाडु में स्थित हैं, लेकिन जो पालकोंडा है ये आपका तमिलनाडु में स्थित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर आपका कि कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। कौन कौन से कथन यहाँ पे आपको सही दिए हुए हैं? तो 15 में देखिए। तो कहते हैं यहाँ पे पहला कथन देखिए, तो भारत जो है विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, ये यहाँ पे कथन बोला गया, ठीक है। तो आप देखिए। फिर कहते हैं संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए। तो कहते हैं यहाँ पर कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटी है। फिर यहाँ पे कहता है चौथा पॉइंट में कि भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर बोला गया है ये कौन कौन से इसमें पॉइंट जो है वो सही है। तो चलिए हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे ना, संसार का लगभग 2.4%, ये सही बात है। तीसरा जो है यहाँ पे कहता है कर्क रेखा देश के बीचों से गुजरती है, ये भी सही बात है। और ये छठा नहीं बल्कि यहाँ पे क्या है, ये 7वां रहता है, ठीक है। तो क्या होगा? दूसरा तीसरा पॉइंट यहाँ पे सही, चौथा पॉइंट भी यहाँ पे गलत है। पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय नहीं है, ठीक है। जिसका उत्तर वाला भाग है, ठीक है, जो पहाड़ी एरिया है वो उष्णकटिबंधीय नहीं है, ठीक है। क्या होगा? दूसरा और तीसरा यहाँ पे एकदम पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले प्रश्नों में 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे जाने हैं। तो कहते हैं जो मूल्यह्रास है वो किसे कहते हैं, ठीक है। जो मूल्यह्रास है वो किसे कहा जाता है? तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट फूट को हम मूल्यह्रास के रूप में जानते हैं, ठीक है। भौतिक संसाधन जो है उसके अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अगर कोई लॉस होता है, उसमें कोई टूट फूट होती है, तो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पर आपका भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली मूल्यह्रास कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष करी गई, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी स्थापना जब करी गई वह डेट कौन सी थी? तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1975 को यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करी जाती है। 2 अक्टूबर 1975 को। एक क्वेश्चन और आता है कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब करी गई? तो याद रखेंगे उसकी करी गई थी 1982 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 में। तो कहा गया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्लस ग्रामीण के अंतर्गत कितनी राशि जो है धनराशि जो है बजट के लिए आवंटित करी गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना सभी को पता है, इसको बढ़ा दिया गया था
तो शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए है। तो इसके लिए जो आवंटन राशि है बजट में वो कितनी है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए थे बजट में इस बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो IMF है, इसकी स्थापना जो है वो कब होती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर जुलाई 1944 में। ठीक है, जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना करी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं संवेदी सूचकांक यानी कि जो सेंसेक्स में जितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है, याद रखेंगे तो सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इंडिया में 30 कंपनियां जो हैं वो सेंसेक्स के रूप में शामिल करी जा चुकी हैं। कितनी कंपनियां, 30 कंपनियां हैं जो सेंसेक्स के रूप में शामिल करी जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे कि अब पॉलिटी के क्वेश्चन आने हैं ना 5। ठीक है, तो कहते हैं संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, अब देखिए संसदीय स्वरूप है अगर शासन का, तो उसके प्रमुख लाभ जो हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, आपका जो पहला पॉइंट कहता है कि सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचित करने के लिए बदला नहीं जा सकता है, गलत पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ये भी गलत पॉइंट है। फिर कहते हैं यहाँ पे कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि जो उच्चतम न्यायालय है ये बेसिकली एक अभिलेख है। तो 22 का राइट आंसर होगा क्या, वो अनुच्छेद 129 है। ठीक है, अनुच्छेद 129 में ये बात कही गई है कि जो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो यहाँ पर क्या है, एक अभिलेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया, निम्नलिखित में से किसको हटाया गया था। ठीक है, तो सभी को पता है कि 44वां संविधान संशोधन जो होता है 1978 में, उसमें क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया। अब इसको कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद 300 के भाग 1 में इसको रख दिया गया। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब यह संपत्ति का अधिकार होने से पहले यहाँ पर क्या था, जो आपके टोटल 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे पहले। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिए गए हैं। अब यहाँ पे टोटल कितने, 6 मौलिक अधिकार हैं अपने देश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली से जो अविच्छिन्न तत्व है वो कौन सा है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्यपालिका और विधायपालिका का संयोजन। ठीक है, कार्यपालिका और विधायपालिका का जो संयोजन है वही यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली की। प्रश्न संख्या 25 में देखिए, तो कहते क्या है, संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना करी गई है। ठीक है, 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की जो परिकल्पना करी गई है वो कौन से भाग में पंचायती राज व्यवस्था है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया था संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। अब 5 क्वेश्चन साइंस के हैं, तो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, सभी को पता है जो ऑडोमीटर होता है उसका यूज किया जाता है आपके वाहन में। ठीक है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, तो क्या यूज किया जाता है, ऑडोमीटर। ये आपकी गति को या फिर दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सा एक परमाणु प्रतिरूप है जिसको हम प्लम पुडिंग के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा 27 का, वो हो जाएगा यहाँ पे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको प्लम पुडिंग नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। ठीक है, अब जो बायोलॉजी पढ़े हैं उस देखे होंगे कि इसमें आपको संघ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर हो गया क्या, उसमें होता है संघ जो है आर्थ्रोपोडा जो है ना, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, कौन सा है, ये आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 में, तो कहते हैं जो हरित लवक है, लवक में पाया जाता है, जो हरित लवक है इसमें क्या पाया जाता है। हरित लवक का शायद यहाँ पर होगा जो आपका, मैं सही सोच पा रहा हूँ इंग्लिश में, तो ये होता है आपका, ठीक है, जो हरित लवक क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल जो है ये इसमें क्या पाया जाता है, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको राइबोसोम
यहाँ पे थाइलेकाइड और यहाँ पे कॉटासोम, ये उपयुक्त सभी तीनों चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं हरित लवक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 30 कहता है, तो भैया यहाँ पे 30 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। ठीक है, अब जो लैक्टिक एसिड होता है आप जानते हैं, अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड के जमने के कारण आपकी मसल जो है वो यहाँ पे थक जाती हैं। तो बेसिकली यह कौन सी जो है मसल्स में जम जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, ऐच्छिक पेशियों में जम जाता है। तो ऐच्छिक का मतलब क्या है, जो मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपनी जो मसल आप करना चाहते हैं वो ऐच्छिक रूप से वो कर सकते हैं उसकी एक्सरसाइज, तो वहीं पे वो जमता भी जाके हैं, इसीलिए आप थक जाते हैं। दौड़ते समय आपके पैरों में जम जाता है, वो ऐच्छिक मसल्स में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे, यानी हिंदी ग्रामर के, उसको भी हम लगे हाथ देख ही लेते हैं। तो कहते हैं जो रामायण है शब्द में संधि कौन सी है। ठीक है, रामायण शब्द में शब्द जो संधि है उसमें कौन सी याद रखेंगे, तो 31 में देखिएगा, तो एक तो यहाँ पे राम प्लस आयन इसकी हो जाएगी, तो हो गया क्या, एक तो इसमें दीर्घ संधि व व्यंजन संधि होगी। ठीक है, दीर्घ संधि होगी और व्यंजन संधि होगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं इप्सित शब्द विलोम है। ठीक है, इप्सित का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है। ठीक है, इप्सित का विलोम शब्द जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी वाला, इसको अनिप्सित कहा जाएगा। इप्सित का अनिप्सित दोनों मिलते जुलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए, ईमानदार का बेईमान होता है, अनिष्ट का मतलब होता है अस्वीकार का यहाँ पे मना करना होगा। ठीक है, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं खिड़की शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। खिड़की का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है। तो अब देखिए 33 में तो होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा गवाच। ठीक है, अब यहाँ पे खिड़की का जो पर्यायवाची होता है गवाच होता है, ये मत कह दीजिए घर में कि गवाच से बंद करो तो ना पिटाई लग जाएगी भैया। ठीक है, तो खिड़की का पर्यायवाची होता है गवाच। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प वाक्यांश में उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध यहाँ पे जो दिया गया वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 34 में, तो ये क्या होगा, वह जो क्षमा करने योग्य होता है। ठीक, वह जो क्षमा करने योग्य होता है उसको क्षमाशील नहीं कहते हैं, तो यही आपका अशुद्ध है। भूख से व्याकुल को छुतातुर कहते हैं। फिर कटा फटा हुआ उसको छत विछत कहते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसको छेपक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, यानी कि वह जो क्षमा करने योग्य उसको क्षमाशील नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 में, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है ये बताइए। तो इसको आप यूज करके आराम से देख सकते हैं, जैसे आपका विवाद है ये आपको होता है, रूप भी जो है वो निखारा जाता है, आय जो होते है आपकी होती है, और सार होता है। तो आप इससे क्या समझे, इससे हम ये समझे कि देखिए आय जो होती है ना, तो हमको पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आप क्या है, आप पैसेज वगैरह आ गए थे बीच में, तो पैसेज लास्ट में करेंगे, उससे पहले यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर देख लेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आपके एग्जाम में 10 नंबर की आनी है, तो इसको ज़रूर देखिए। तो कहते हैं कि भारत के किस राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। तट रेखा मतलब क्या होता है, समुद्री एरिया या फिर जो कोस्टल एरिया है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये होता है आपका गुजरात। गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ की कोस्टल एरिया जो सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो कहाँ है, तो 52 का राइट आंसर होगा, ये तो सभी को पता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, लखनऊ में है। औषधि अनुसंधान केंद्रीय जो सेंट्रल है वो यहाँ पर याद रखेंगे लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा क्या, 53 का वो हो जाएगा आपका सी, द हेग में स्थित है इंटरनेशनल कोर्ट जो है। ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, द हेग में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर, तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित। ठीक है, एक ऐसा पुरस्कार है जो संगीत के ही क्षेत्र में दिया जाता है, तो
तो वो संबंधित है यहाँ पर देखिए ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। बाकी टैगोर पुरस्कार, कांस, ऑस्कर, ये सब हैं जो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो ग्रैमी है ये सिर्फ और सिर्फ संगीत यानी म्यूजिक के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं, याद रखेंगे। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं जो रिंग गिट है वह किस देश की मुद्रा है, ठीक है। रिंग गिट जो है वो किस देश की आपकी मुद्रा है या फिर कैपिटल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो देखिएगा तो 55 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए वाला, ठीक है। मलेशिया इसका करेक्ट आंसर, जो मलेशिया की क्या है रिंग गिट है, ठीक है। क्या है इसकी रिंग गिट है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पे गीत गोविंद किसने लिखा है, ठीक है। जो गीत गोविंद है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका करेक्ट आंसर होगा गीत गोविंद के लिए 56 का राइट आंसर वो होगा यहाँ पर आपका बी, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद को लिखा गया, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है, जयदेव के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बहुत बार ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। एक उत्सव है जो नवकलेश्वर उत्सव है, यह किस राज्य से संबंधित है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओडिशा से, ठीक है। किससे, ओडिशा से ये संबंधित है नवकलेश्वर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के आपको नाम बताना है। तो देखिए जो भारत है वह एक अस्थाई है, ठीक है, वो स्थायी नहीं है। जो स्थायी हैं उनके नाम यहाँ पर आपको बताना है, तो उनको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो हो गया क्या इसमें, एक तो आपका इसमें चाइना होता है, दूसरा फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए, ठीक है। ये जो 5 कंट्री हैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर है। इंडिया क्या है, ये आपका परमानेंट नहीं बल्कि टेम्परेरी मेंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि साजन प्रकाश जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। जो साजन प्रकाश हैं वो किससे संबंधित हैं, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएंगे किससे, तैराकी से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, ये तैराकी से संबंधित हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 में, तो कहा गया कि भारत में वायुसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। भारत में जो वायुसेना दिवस है इसको कब मनाते हैं, तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए, तो बहुत ही आसान है, 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस के मनाते हैं, यानी कि ये आने वाला है, ठीक है। 8 अक्टूबर जो है वो वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए अब इसके बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग को भी हम यहाँ पे स्किप करें। इसके पहले अब करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे पहले क्या है, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन ले लेते हैं। अब 91 से शुरू कर लेते हैं, 100 तक करंट अफेयर है। तो कहते हैं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को, ठीक है। हम क्या करते हैं 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस रूप के में मतलब देश श्रमिक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, इंटरनेशनल श्रमिक दिवस है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कहता है कि जो एमएसएमई है ना वो का जेडईडी प्रमाणन योजना का शुभारंभ किसने किया, ठीक है। एमएसएमई जेडईडी का शुभारंभ किसने किया है, तो 92 का राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर टी, ठीक कौन हो जाएंगे यहाँ पर, नारायण राणे जो हैं इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है, जेडईडी प्रमाणन योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, ठीक है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता, 93 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा कौन, रोनी ओ सुलिवन, ठीक है। किसने जीता है, सुलिवन ने जीता है स्नूकर चैंपियनशिप का अवार्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो इस बार जो भारत की रैंक आई है वो कितनी आई है, वो आई है यहाँ पर आपके 150 नंबर पे, ठीक है। कितने नंबर पे है, जितने भी कंट्री यहाँ पे थी उसमें 150वें नंबर पे है भारत, बहुत ही नीचे है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के मामले में। चलो यहाँ पे देखिए 95 में, तो कहते 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया, ठीक है। रेपो रेट को यहाँ पे 0.40% से बढ़ाया गया था मई 2022 में, तब यह कितने पे कर दी गई, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.4%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4.4% इसको बढ़ाकर कर दिया गया, ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते क्या हैं कि जीवला विशेष ऋण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई, ठीक है। कि यहाँ पे देखिए जीवला
विशेष ऋण योजना है, यानी कि इसमें लोन दिया जाता है, विशेष है। तो याद रखेंगे ये किस सरकार के द्वारा शुरू करी गई, तो ये शुरू करी गई है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है। जीवला योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू करी गई, इसमें एक विशेष ऋण का प्रावधान है, ठीक है। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया कि मई 2022 में किसने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक, ठीक है, DGIS का पदभार संभाला है, निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार संभालना है। तो कहाँ पर देखिए भारतीय वायुसेना के महानिदेशक कौन है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, ठीक है, यानी कि संजीव कपूर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। संजीव कपूर यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, ठीक है। जीन बैंक परियोजना की बात करें तो इसको स्थापित करने वाला जो पहला भारतीय राज्य बना है वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सा है, महाराष्ट्र जो है ये पहला जीन बैंक स्थापित करने वाला यहाँ पे राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। अब जो मिड डे मील योजना है तो सभी को पता है 1995 में स्टार्ट हुई थी। अब इसमें क्या किया गया, इसमें जो है खाने के साथ नाश्ता भी दिया जाता है। तो याद रखेंगे ये कहाँ पे चालू हुआ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में इसको शुरू किया गया, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल जो है किस देश में बनाया गया, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल जो बनाया गया किस देश में है, तो ये बनाया गया वियतनाम में, ठीक है। कहाँ पे, वियतनाम में बनाया गया। तो इसका आंसर जो है वो सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। जीके जीएस पॉलिटी भूगोल वगैरह सब कुछ हमने कर लिया है। अब चलते हैं जो अगले प्रश्न बचे। तो चलिए यहाँ पे 36 से 40 के बीच में आपको यहाँ पर उत्तर देना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पैसे दिया है कि यह सच है कि सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए समाज को ही पहल करनी चाहिए। छोटा सा पैसेज है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसलिए इसको करा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको पैसेज में ग्रामर देखने को मिल जाती है, तो ग्रामर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये पैसेज आपने पढ़ लिया होगा। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से नैतिकता शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। पैसेज के यहाँ पे निकाला गया है। तो नैतिकता शब्द का जो विलोम शब्द होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैतिकता। 36 का वो हो जाएगा आपका सी, अनैतिकता हो जाएगा। नैतिकता का क्या होता है, अनैतिकता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं निम्नलिखित में से इक प्रत्यय शब्द से शब्द बना है, ठीक है। इक से जो शब्द बना नहीं है, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो आपके बाद में लगते हैं। जैसे धार्मिक है, ये तो बना ही हुआ है, ठीक है। धर्म प्लस इक धार्मिक हो गया, तो ये बना हुआ है 37 में। समाज प्लस इक सामाजिक बना हुआ, नैत प्लस इक यहाँ पे नैतिक बना हुआ है। लेकिन सार्थक जो है इसमें कहीं मात्रा नहीं आ रही इक से, तो याद रखेंगे ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं संयम शब्द संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक। संयम जो है संधि रूप का संधि विच्छेद क्या होगा, संयम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए सम प्लस यम। क्या होगा, सम प्लस यम जो है ये मिलकर क्या बनाता है, संयम बनाता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो कहते हैं निम्नलिखित में से मापदंड के पर्यायवाची जो है वो कौन से हो जाएंगे, ठीक है। 39 में देखिए जो मापदंड है इसके पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे, तो मानक, पैमाना और प्रतिमान, ठीक है। मानक, पैमाना और प्रतिमान, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 40 में कहते हैं कि जिसमें कोई संदेह न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको बताना है, ठीक है। जिसमें कोई संदेह ना हो उसमें वाक्यांश के लिए जो उचित शब्द है वो कौन सा होगा, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निसंदेह। ये करेक्ट है। निसंदेह का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई संदेह ही नहीं, मतलब निसंदेह। ये बात जो है ये बिल्कुल सही है कि आपका पेपर जो है पीटी का वो 15-16 अक्टूबर को होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 से 50 के बीच में आपको एक और पैसेज देखने को मिलेगा, 2 पैसेज आते हैं। तो ये भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, तो ये इसको मैं थोड़ी थोड़ी स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि पैसेज भी करेंगे तो प्रैक्टिस इसकी आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने पैसेज पढ़ लिया। अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके प्रश्नों में क्या है, इस प्रैक्टिस सेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर देखने को मिलती है। तो कहते हैं ना प्रजातांत्रिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा, ठीक है। प्रजातांत्रिक यहाँ की बात करते हैं, प्रत्यय जो बाद में लगता है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे इक। अभी हमने बताया इक से जुड़े हुए शब्द, तो प्रजातंत्र, प्रजातंत्र होता है, प्रजातंत्र में इक जुड़ जाता है तो जाता है प्रजातांत्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से उदासीन शब्द के जो पर्यायवाची हैं वो कौन से हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से उदासीन शब्द के जो पर्यायवाची हैं वो कौन से होंगे, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एक तो विमुख होता है, वैरागी होता है, अनासक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। विरागी,
विमुख, अनासक्त, ये उदासीन के मतलब होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो 43 में जो कहा गया कि भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, जो भ्रष्टाचार शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो याद रखेंगे भ्रष्टाचार, ठीक है, तो ये होगा कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कहते हैं अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद करना है, ठीक है, अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अति प्लस आवश्यक, ठीक, क्या होगा, अति प्लस आवश्यक, यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहते हैं जब पारिस्थिति शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताना है। उपसर्ग यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पारिस्थितिक में तो क्या होगा 45 में, वो साफ साफ दिख रहा है आपको, जो परि है वो उपसर्ग होगा, उपसर्ग मतलब जो आगे लगते हैं, और स्थिति जो है ये इसका मूल शब्द है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश का आपको एक पैसेज आना है और उसके साथ साथ 2-4 ग्रामर के आने हैं, ठीक है, तो ये आपको पैसेज जो है लॉन्ग एगो इम्प्रेशन रोड, तो इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप पढ़िएगा। चलिए छोटा सा पैसेज था, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब चलते देख लें यहाँ पर 46 में कहा गया इट सीम्स टू बी रिमार्केबली करेक्ट इन मॉडर्न लाइफ दैट, कहते हैं ना कि यहाँ पे कहते हैं ना कि ये बहुत मतलब जो मॉडर्न लाइफ है इसमें क्या करेक्ट है, तो पैसेज में हमने पढ़ा था कि इसमें जो करेक्ट चीज़ है ना वो है द करेक्ट चॉइस ऑफ द टास्क पर्सन प्रिजर्व्स वन लाइफ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते क्या हैं, तो यहाँ पे कहा गया अ पर्सन हु हैज़ चूजन द राइट टास्क हैज़ नो टाइम टू रिग्रेट, बिकॉज कहते हैं ना कि एक पर्सन जो सही टास्क चूज करता है उसके पास अफसोस करने के लिए समय नहीं होता है, तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हैज़ टू मच टू डू, उसको बहुत सारा कार्य करना होता है इसीलिए उसके पास समय जो है नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे जो आपका द एक्सप्रेशन सेफ्टी वाल्व्स जो मीन्स है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, सेफ्टी वाल्व का जो मतलब है वो क्या होगा, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे समथिंग विच गारंटीज सेफ्टी, ठीक है, समथिंग विच गारंटीज सेफ्टी, ये आपका सेफ्टी वाल्व से मतलब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स आप बताना है फ्यूटाइल का, ठीक है, जो आपका फ्यूटाइल है इसका सिनोनिम्स जो है ये आप बताइए जल्दी से, तो होगा क्या 49 में, ठीक है, तो 49 में क्या हो जाएगा यहाँ पे वेन हो जाएगा, फ्यूटाइल का वेन का मतलब होता है जो मतलब ख़राब चला जाए, जैसे कहते हैं कि वो कोई आप बहुत मेहनत करी लेकिन वो वेन हो गया, ठीक है। चलिए तो ये आपका फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, वेन हो जाएगा। 50 में देखिएगा, तो कहते हैं रिमोर्स का एंटोनिम्स आपको बताना है, रिमोर्स का एंटोनिम्स आपको बताना है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को बताया जो आपको अब्डुरेसी होता है ये आपका रिमोर्स का एंटोनिम्स हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्नों की तरफ। चलिए अब रीजनिंग के प्रश्न देख लेते हैं। रीजनिंग में देखिए यहाँ पर आपको कोड किया हुआ मिलता है, आपको सी से इसको कोड किया गया है, तो मतलब सी से डी, एम से एन और यहाँ पे डब्ल्यू से एक एक बढ़ रहा है, तो ए से बी हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एल हो जाएगा और यू से वी हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बी एल वी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं ए बी का भाई है सी डी का पिता है, तो ये आप देखिए हमें इसको जल्दी बना लेते हैं। तो अब कहता है ए बी का भाई है, ठीक है, जो ए है वो बी का भाई है, ठीक है, ए यहाँ पे बी का भाई है, तो ए यहाँ पे भाई हो गया मतलब मेल हो जाएगा। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं किया गया है तो कुछ भी हो सकता है, तो सी डी का जो है पिता इसको हम अभी छोड़ देते हैं, तो कहते हैं ई बी की माता है, ठीक, ई जो है वो बी की माता है, ठीक है, जो ई है, ठीक है, वो ई जो है वो बी की माता यानी कि ये फीमेल हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा तो ए और डी भाई हैं, ठीक, ए और यहाँ पे डी जो है ये कहता है ये भाई हैं, तो ये यहाँ पे भाई हो गया यानी कि ये भी मेल है। तो ई का सी से क्या रिश्ता है, ठीक, ई का जो है सी से क्या रिश्ता है, बल्कि यहाँ पे बोला गया सी डी का पिता है, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए सी जो है डी का पिता है। अब यहाँ पे तीनों बच्चे हैं, ठीक है, ये भाई बहन हो गए डी ए बी, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे सी ए जो है पति पत्नी हो जाएंगे, तो इनका मतलब क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी एकदम सही हो जाएगा, जो ये पत्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सहमत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों में मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, एक घड़ी यहाँ पे बना लीजिए। तो कहते हैं 4:30 की बात है, तो 4 बजेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक ये सुई छोटी वाली होगी, ठीक है, यहाँ पे बड़ी वाली होगी, ठीक है, ये देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना एंगल आपको दिख रहा है, तो सभी को पता है यहाँ पे बहुत छोटा है यानी कि 64 का आपका ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे कितना 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,